नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल सिविल सर्विसेज फॉर श्योर में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बारे में। ठीक है दोस्तों, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के बारे में। पहली चीज़ दोस्तों, शुरुआत करते हैं। चलिए देखिए, दो वर्ड हैं ऐसे के ऐसे, कभी कभी मतलब एसएससी में, चाहे पीसीएस यूसीएस में, यूपीएससी में भी एक ऑप्शन में दे सकता है, पूछा जा सकता है। एक होता है डी ज्योर, एक होता है डी फैक्टो। ठीक है दोस्तों, डी ज्योर मतलब होता है दोस्तों कि नाम मात्र का, नॉमिनल, और इसका मतलब हुआ रियल। डिफैक्टो का मतलब रियल। तो जो ड्यूजोर है ना, वो हमारा कौन होगा? राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट। बताया था मैंने पिछली क्लासों में कि वो नाम मात्र के हेड होते हैं। और ये कौन होता है? पीएम, प्राइम मिनिस्टर। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के साथ ये रियल पावर होते हैं, रियल एग्जीक्यूटिव का काम ये करते हैं। लेकिन किसके नाम पे होता है दोस्तों? प्रेसिडेंट के नाम पे। ठीक है, ये चीज़ पहली चीज़ थी। दूसरी चीज़ क्या है कि प्राइम मिनिस्टर का वैसे तो सीधे सीधे इलेक्शन होता है लोकसभा का, आपने देखा ही होगा। ठीक है, राज्यसभा में भी इलेक्शन होता है सिंगल ट्रांसफरेबल वोट का। उसको चलिए आगे पार्लियामेंट पर पढ़ाएंगे तब आपको बताएंगे। ठीक है, अब क्या होता है, ये जो एमपीज होते हैं ना, ठीक है, उनमें से प्रेसिडेंट किसी एक को अपॉइंट करता है। देखिए ध्यान से, यहाँ पे अपॉइंट वर्ड लिखा हुआ है। अपॉइंट कौन करेगा? प्रेसिडेंट। यानी पीएम को अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट। लेकिन ऐसा नहीं कि वो किसी को भी अपॉइंट कर देगा। ठीक है दोस्तों, वो किसी को भी अपॉइंट नहीं करेगा। जो मतलब पार्टी सबसे ज़्यादा सीटें जीत के आई है, उनके जो लीडर होंगे उन्हीं को अपॉइंट करेगा। मान लीजिए कभी कभी होता है कि मतलब उसको डिस्क्रिशनरी पावर लेनी है, तो क्या करता है दोस्तों प्रेसिडेंट की? कभी कभी मान लीजिए किसी के पास सबसे ज़्यादा सीटें नहीं हैं, ठीक है, तो जो लार्जेस्ट पार्टी थी, जो सबसे ज़्यादा सीटें जीत के आई है, वो या तो गठबंधन की कोई पार्टी जो सबसे ज़्यादा सीटें ले आई है, कोalition की कोई पार्टी जो सबसे ज़्यादा सीटें लाई है, उसके हेड को वो प्राइम मिनिस्टर बनाता है, अपॉइंट करता है। देख रहे हैं दोस्तों, ये डिस्क्रिशनरी पावर है प्रेसिडेंट की। बताया था मैंने आपको। ये पीएम को अपॉइंट करता है और कहता है कि भैया 1 महीने के अंदर, विद इन 1 मंथ आप क्या करिए? कॉन्फिडेंस में आइए। वोट ऑफ कॉन्फिडेंस हाउस में, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस संसद के पटल पे, समझ रहे हैं? सुना होगा आपने न्यूज़ में बहुत बार कि सरकार बन गई है, उसके बाद कहा गया भैया आप अपना कॉन्फिडेंस प्रूव करिए, मेजॉरिटी में हैं आप, मतलब इतने आधे, मतलब जितनी सीटें रिक्वायर्ड होती हैं सरकार बनाने के लिए, उतने एमपी या एमएलए आपको सपोर्ट करते हैं। ठीक है, तो यही चीज़ होता है। ठीक है, अब ये भी जान लीजिए कि पहली बार नीलम संजीवा रेड्डी ने, ये राष्ट्रपति थे, इन्होंने चौधरी चरण सिंह थे, चौधरी चौधरी चरण सिंह, ठीक है, इनको प्राइम मिनिस्टर बना दिया था। ठीक है, तो ये एक बार किया जा चुका है। अब दोस्तों क्या होता है, कभी कभी जैसे प्राइम मिनिस्टर है, ठीक है, उसकी डेथ हो गई मान लीजिए ऑफिस में ही, है ना, या तो मतलब जब डेथ हो जाती है तो उस समय क्या होता है, उस समय भी प्रेसिडेंट चाहे ना तो जो पार्टी थी उसके सीनियर मोस्ट आदमी को केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर बना सकता है। क्या बना सकता है दोस्तों? केयर टेकर पीएम। उतने दिनों के लिए बना, मतलब कुछ समय के लिए बना देता है, जब तक कि वो जो पार्टी पावर में थी वो अपना कोई लीडर न चुन ले। ठीक है दोस्तों, समझ रहे हैं? तो यही सब चीज़ें हैं। और देखिए दोस्तों, अब क्या है कि पहले मैंने आपको बता दिया कि राष्ट्रपति चाहेगा तो पीएम को पहले ही बना दे, उसके बाद कहे कि भैया 1 महीने के अंदर आप अपना मेजॉरिटी प्रूव करिए। ठीक है, अब इसमें क्या है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स भी होते हैं, मतलब पीएम के रोल क्या क्या हैं। देखिए, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर यानी मंत्रिपरिषद होता है, COM यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ। इनको अपॉइंट कौन कराता है? जैसे कौन कहता है कि भैया फलाने को होम मिनिस्ट्री दे दो, फलाने को
फाइनेंस मिनिस्ट्री दे दो फलाने को, मतलब ये एक्सटर्नल अफेयर्स दे दो। ये प्राइम मिनिस्टर ही बताता है, तब जाके राष्ट्रपति सीओएम को, मतलब सीओएम को भी कौन अपॉइंट करता है? कौन अपॉइंट करता है? राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट ही करता है, लेकिन ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। ठीक है दोस्तों, समझ गए? मतलब प्राइम मिनिस्टर के एडवाइस पे प्रेसिडेंट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को अपॉइंट करता है। दूसरी चीज़ क्या होता है कि जो पीएम होता है दोस्तों, वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का हेड होता है। मतलब प्राइम मिनिस्टर जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का हेड होता है। ठीक है, तो अगर मान लीजिए कोई मतलब पीएम ने रिजाइन दे दिया है तो उसकी डेथ हो गई, तो जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर वाला पीएम बनाया होगा ना, वो ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो जाती है, ख़त्म हो जाती है अपने आप। फिर मान लीजिए कोई नया पीएम बनेगा, तो वो अपना नया काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बनाएगा। उसको नहीं पसंद कि फलाने होम मिनिस्टर बने, फलाने फाइनेंस मिनिस्टर बने। ठीक है, तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की जितनी मीटिंग्स होती है वो भी कौन प्रिसाइड करता है? मतलब उसका मतलब उस समय हेड कौन होता है? वही प्राइम मिनिस्टर जी होते हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी। अब मान लीजिए जैसे कभी अभी निर्मला सीतारमन जी पहले डिफेंस मिनिस्टर थी, अब हो गई हैं फाइनेंस मिनिस्टर, तो ये सब भी काम कौन करता है? प्राइम मिनिस्टर करता है। मतलब पोर्टफोलियो चेंज करता है, कभी किसी को फाइनेंस दे दिया, किसी को एचआरडी दे दिया, किसी को टेक्सटाइल मिनिस्ट्री दे दी। ठीक है दोस्तों, ये सारे काम इनके प्रधानमंत्री जी के हैं, ये प्रधानमंत्री जी करते हैं सारे काम। अब देखिए दोस्तों, क्या है कि और कौन कौन से काम होते हैं मतलब इनके, तो ये प्रेसिडेंट को सारी चीज़ें जो भी डिसीजन लेते हैं ना प्राइम मिनिस्टर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की हेल्प से, वो सारे मतलब डिसीजन इनको प्रेसिडेंट को बताने होते हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए प्रेसिडेंट कहता है कि भैया कुछ इन्फॉर्मेशन मुझे दो, किसी कोई आप एक्ट बना रहे हो उसकी इन्फॉर्मेशन मुझे चाहिए, तो वो भी इनको देनी पड़ती है। और प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर जो होता है दोस्तों, वो तो आपको बता ही दिया काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का हेड होता है। ठीक है, तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, और ये भी आपको पता है कि प्रेसिडेंट बिना काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एडवाइस के कुछ नहीं कर सकता। उसकी पावर बहुत कम होती है, उसको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के मतलब जो एडवाइस होती है, जो हेल्प होती है, उसी के हिसाब से चलना होता है दोस्तों। ठीक है, और प्राइम मिनिस्टर क्या कर सकता है? मान लीजिए प्राइम मिनिस्टर को लग रहा है कि यार ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को हटाना है, तो वो राष्ट्रपति से हटवा देगा कह के। ठीक है, तो अगर मान लीजिए उसको लगता है कि यार ये अभी संसद के अंदर ये मेरे को हटा दिया जाएगा, चाहे जो कर दिया जाएगा, तो वो कहे तो डिजॉल्व भी किया जा सकता है लोकसभा को। राष्ट्रपति डिजॉल्व करेगा, लेकिन किसके कहने पे करेगा दोस्तों? प्रधानमंत्री के कहने पे। ठीक है, मतलब कर रहा है राष्ट्रपति, लेकिन सारी पावर आप समझ लीजिए प्राइम मिनिस्टर के पास है और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के पास है। ठीक है, गवर्नमेंट के जितने भी योजनाएं होती हैं, पॉलिसीज़ होती हैं, वो संसद के पटल पे ऑन द फ्लोर ऑफ पार्लियामेंट कौन रखता है दोस्तों? वो प्राइम मिनिस्टर ही रखता है। ठीक है, और देख लीजिए ये हेड किसका होता है? नीति आयोग। पहले किसके हेड थे ये? पहले प्लानिंग कमीशन जगह पे आया ना, तो प्लानिंग कमीशन का हेड कौन हुआ करता था? प्राइम मिनिस्टर ही हुआ करता था। ठीक है, इंटर स्टेट काउंसिल, मतलब दो स्टेटों के बीच के अच्छा सामंजस्य बना रहे, मतलब काम अच्छे से हो, उसके लिए काउंसिल बनाई गई, इंटर स्टेट काउंसिल। उसके भी हेड कौन होगा? पीएम होता है। नेशनल वाटर रिसोर्सेज काउंसिल, ठीक है, इसका भी हेड कौन होता है? आपका मतलब प्राइम मिनिस्टर ही होता है। ठीक है, तो एक चीज़ और देख लीजिए दोस्तों, पेपर में बड़ा सिंपल वे में सीधे सीधे लिख देता है। ठीक है, हेड ऑफ स्टेट, अगर ये कहीं लिखा हो तो उसका जवाब होगा राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट। अगर हेड ऑफ गवर्नमेंट लिख दे तो इसका जवाब क्या होगा दोस्तों? प्राइम मिनिस्टर। बहुत छोटा सा अंतर है। हेड ऑफ स्टेट कौन हुआ? प्रेसिडेंट। और हेड ऑफ गवर्नमेंट कौन होगा? प्राइम मिनिस्टर। ठीक है दोस्तों, अब देखिए वो और क्या क्या कर सकता है प्राइम मिनिस्टर। और दोस्तों क्या है कि वो पॉलिटिकल हेड होता है सारी चीज़ का। सर्विसेज जितनी होती है ना, उनका पॉलिटिकल हेड कौन होता है? हमारा प्राइम मिनिस्टर ही होता है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए एक चीज़ आपको मैं आर्टिकल के तहत मतलब जरिए मैं आपको थोड़ा समझा दूंगा, तो आपको एकदम ख़त्म हो जाएगा, मतलब कुछ बचेगा ही नहीं। ठीक है, आर्टिकल के जरिए आप समझ लेते हैं। 2-3 आर्टिकल हैं
इम्पॉर्टेंट है, देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, आर्टिकल 74, आर्टिकल नंबर 74, आर्टिकल नंबर 74 क्या कहता है दोस्तों कि एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होंगे जिसका हेड कौन होगा, प्राइम मिनिस्टर होगा, और ये किस लिए होंगे, टू एड एंड एडवाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये राष्ट्रपति को हेल्प करने के लिए ये होते हैं, ठीक है। अब दोस्तों मैं आपको पिछली 2-3 बार में बता चुका हूँ कि जो ये एडवाइस देते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर प्रेसिडेंट को, ठीक है, वो उनको माननी होती है। ये 42वें अमेंडमेंट एक्ट में आया था कि बाइंडिंग होता है, जो मतलब ये बोल देंगे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ना, वो प्रेसिडेंट को मानना ही पड़ेगा। 42वां अमेंडमेंट एक्ट में आया था 1976 में। लेकिन दोस्तों 44वां वाला क्या कर दिया था कि भाई एक बार आप रिकन्सिडरेशन के लिए भेज सकते हैं, ठीक है, एक बार आप रिकन्सिडरेशन के लिए भेज सकते हैं। अगर उसके बावजूद वैसे का वैसा ही आपके पास भेज दिया जाता है तो आपको मानना ही पड़ता है। मतलब एक बार सस्पेंड कर देते हैं थोड़े समय के लिए, समझ रहे दोस्तों, ये आपकी प्रेसिडेंट की पावर होती है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मतलब अगर चाहे ना तो वो प्रेसिडेंट से करवा ले काम, समझ लिए, ये कहने मतलब यही है शॉर्ट में। और एक चीज़ और है दोस्तों, जो भी एडवाइस दी जाती है आर्टिकल 74 के तहत, जो भी एडवाइस दी जाती है वो किसी कोर्ट में नहीं जा सकती, कोर्ट में उसकी इंक्वायरी नहीं बैठाई जा सकती कि भैया हमने ये कहे थे, काउंसिल मिनिस्टर ने ये एडवाइस दी राष्ट्रपति को, उसके खिलाफ वो कोर्ट भी नहीं जा सकते। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है दोस्तों, कोर्ट में इंक्वायरी नहीं हो सकती। चलिए अब आर्टिकल 75 देखते हैं हम लोग। आर्टिकल 75 कहता है वही कि प्राइम मिनिस्टर कौन अपॉइंट करेगा, प्रेसिडेंट करेगा, ठीक है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कौन, मतलब जितने भी मिनिस्टर होंगे उनको शपथ वपथ कौन जाएगा, वो प्रेसिडेंट दिलवाएगा। किसके कहने पे दिलवाएगा कि फलाने मिनिस्ट्री उसको दे दो, उसको दे दो, प्राइम मिनिस्टर के कहने पे। अब देखिए दोस्त, एक चीज़ इसमें इंपॉर्टेंट है, कितने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हों, ऐसा थोड़ी है कि अगर मान लीजिए आपकी 300 सीटें आ गई तो एक प्राइम मिनिस्टर को लेकर आप 300 लोगों को मिनिस्टर बना देंगे, ऐसा तो होता नहीं है। इसकी भी लिमिटेशन रखी गई, किस एक्ट से दोस्तों, 91st अमेंडमेंट एक्ट 2003 का। 91st अमेंडमेंट एक्ट 2003 में कहा गया कि भैया 15%, ठीक है, किस चीज़ का 15%, जितनी सीटें आपके आई हैं उसका नहीं, लोकसभा की स्ट्रेंथ का, ठीक है। लोकसभा की स्ट्रेंथ मान लीजिए 545 जो है, 550 मान लीजिए, उसका 15% निकाल लीजिए, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता। मतलब 15% से ज़्यादा मिनिस्टर आप नहीं बना सकते हैं, ये कह दिया गया 91st अमेंडमेंट एक्ट में, ठीक है दोस्तों। अब क्या है, इसी में बताया चल रहा हूँ कि दिल्ली की जो असेंबली होती है, दिल्ली में भी तो लेजिस्लेटिव असेंबली है, विधानसभा है ना, वहाँ के लिए यही प्रावधान है, लेकिन वहाँ पे 10% है। यहाँ पे 10% से ज़्यादा आप मिनिस्टर नहीं बना सकते, यानी 70 है तो 7 से ज़्यादा मिनिस्टर नहीं होंगे, ठीक है दोस्तों, ये चीज़ें आप समझ गए। चलिए अब इसमें एक वर्ड लिखता है दोस्तों कि ये जो मिनिस्टर हैं ये लोग कब तक ऑफिस में रहते हैं, ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, ठीक है, द प्लेजर ऑफ, मतलब राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार ही रहते हैं, इच्छा जहाँ ख़त्म वहाँ पे ये लोग गए। अब देखिए दोस्तों, इसके कहने का क्या मतलब है कि उनको हटाता कौन है, प्रेसिडेंट, लेकिन प्राइम मिनिस्टर बोलेगा तब। ये नहीं कि किसी मतलब मन किया तो गए तो फलाने होम मिनिस्टर को हटा दिए, भाई हटो यहाँ से, आप अपनी सीट खाली कर दो, दूसरा बनेगा, ऐसा नहीं है। और ऐसे पीएम के लिए भी है, पीएम भी कब तक बना रहता है, जब तक प्लेजर होता है किसका, प्रेसिडेंट का। लेकिन प्रेसिडेंट ऐसा नहीं पीएम को हटा देगा, जब तक उसकी मेजॉरिटी रहेगी ना, जब तक उसके पास ज़्यादा एमपीज रहेंगे तब तक आप उसको हटा नहीं सकते हैं, ठीक है दोस्तों। ये बस लिखा हुआ है ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, मतलब प्रेसिडेंट के ऊपर है कब हटा दे कब कर दे। अब दोस्तों इसमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो पेपर में अक्सर पूछी जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिए, कि जो जितने भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं दे आर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू, कलेक्टिव सामूहिक रूप से किसके प्रति रिस्पॉन्सिबल होते हैं, लोकसभा, बहुत जगह पार्लियामेंट लिख के आ जाता है, ठीक है।
अगर ऑप्शन में लोकसभा वाला नहीं है तो पार्लियामेंट वाला मार दीजिए। लेकिन अगर मान लीजिए पार्लियामेंट लिखा है, लोकसभा लिखा है, राज्यसभा लिखा है, ठीक है, तो उसमें लोकसभा वाला ही मारिएगा। ठीक है, ऐसे फंसा देते हैं। लोकसभा याद रखिए, हाउस ऑफ द पीपल, ठीक है, लोकसभा ज़रूरी है दोस्तों ये। अब क्या है दोस्तों, एक चीज़ और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट आ जाती है कि अगर मतलब प्रेसिडेंट चाहे, चाहे प्राइम मिनिस्टर चाहे, तो प्रेसिडेंट से किसी भी आदमी को, चाहे लोकसभा का हो या तो राज्यसभा का हो, ठीक है, उसको मिनिस्टर बना सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ तो है ही। अब एक चीज़ इसमें क्या इंपॉर्टेंट रहती है दोस्तों, कोई भी मिनिस्टर, काउंसिल मिनिस्टर का कोई भी मिनिस्टर अगर लगातार 6 महीने तक, 6 मंथ्स तक अगर वो किसी भी लोकसभा या राज्यसभा का मेंबर नहीं होता है तो वो मिनिस्टर पद से हट जाता है। ठीक है, उसको हटना पड़ता है। दोस्तों देखिए, यहीं से एक चीज़ और समझ में आती है, यहीं से सुप्रीम कोर्ट ने एक और डिसीजन दिया कि जो जैसे प्रधानमंत्री है, पीएम है, आप किसी को भी पीएम बना दीजिए, ठीक है, लेकिन उसे 6 महीने के अंदर जो पार्टी सबसे ज़्यादा सीटें ले आई है उस पार्टी से एमपी बनना होगा 6 महीने के अंदर। यही 6 महीना इंपॉर्टेंट है, समझ गए। जैसे पीएम किसी को, हम आपको सिंपल वे में समझिए, जैसे अभी मान लीजिए मोदी जी की जो मतलब भाजपा है उसने 300 सीटें ले आई, सरकार उसकी बन गई, लेकिन वो लोग चाहते थे कि कोई ऐसे आदमी को बनाए जो इलेक्शन न लड़ा हो, जो ना लोकसभा में हो ना राज्यसभा में हो, तो वो चाहें तो उनको पीएम बना सकते हैं। ठीक है, लेकिन उसके लिए क्या है कि 6 महीने के भीतर उसे वही भाजपा की पार्टी से ही लोकसभा या राज्यसभा का मेंबर बनना पड़ेगा। जैसे अभी आप उनका देख रहे हैं, उद्धव ठाकरे वाला केस यही चला था। ठीक है, वो सीएम तो बन गए अब, लेकिन 6 महीने के अंदर उनको फिर से मतलब लोकसभा या राज्यसभा का मेंबर बनना पड़ेगा। आगे बात समझ में दोस्तों। चलिए, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। अब इनकी सैलरी उलरी जो होती है ना पीएम की और कौन से मिनिस्टर की, कौन डिसाइड करता है? वही पार्लियामेंट डिसाइड करेगा। ठीक है, अब दोस्तों देखते हैं आगे। अब देखिए दोस्तों, क्या है कि जितने भी आर्टिकल 77 देख लेते हैं, कुछ है नहीं इसमें, वही सब चीज़ें दोहराई हुई हैं बस। आर्टिकल 77 में कहता है कि जितना भी काम होगा वो प्रेसिडेंट के नाम पे होगा। ठीक है, जितने भी ऑर्डर निकाले जाएंगे सब प्रेसिडेंट के नाम पे निकाले जाएंगे। ठीक है, अगर प्रेसिडेंट को लगता है कि किसी काम को करने का और सुचारू रूप हो सकता है तो वो उस चीज़ में फेरबदल कर सकता है। ठीक है, आर्टिकल 77 में ये कहता है। 78 देखिए, 78 थोड़ा प्राइम मिनिस्टर से मतलब रिलेटेड है। अब देखिए 78 क्या कहता है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के जितने भी डिसीजन हैं वो प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट को बताएगा। समझ रहे हैं? मतलब जितने भी यूनियन गवर्नमेंट ने डिसीजन लिए हैं, या तो कोई लेजिस्लेशन मतलब कुछ एक्ट बनाने, बिल पेश करने की बात हो रही है तो उसके बारे में उसको राष्ट्रपति को बताना होता है। ठीक है, अगर मान लीजिए राष्ट्रपति चाहे किसी बिल के बारे में पता करना तो वो पता भी कर सकता है। ठीक है, अब इसी में दिया हुआ है कि एड एंड एडवाइस, जो भी एडवाइस होती है उसी के हिसाब से काम करना पड़ता है राष्ट्रपति को। अब मैंने बता दिया ना कि आप किसी कोर्ट में नहीं जा सकते हैं ये कहते हुए कि भाई उन्होंने डिसीजन जो दिया था वो ऐसा दिया था वैसा दिया था। ठीक है, अब सुप्रीम कोर्ट ने 1971 में क्या कहा था दोस्तों, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ उन्होंने बोली जो सुप्रीम कोर्ट ने कही थी, वो ये कि अगर मान लीजिए लोकसभा डिसॉल्व कर दिया गया है और उस समय प्रेसिडेंट को कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना है तो संविधान की अवहेलना तो कर नहीं सकते। संविधान में लिखा है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस पे ही प्रेसिडेंट काम करेगा, उसकी डिस्क्रिशनरी पावर तो है नहीं। तो वहाँ पे क्या होगा दोस्तों, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसका मतलब ये नहीं कि तुरंत का तुरंत मतलब जो डिसॉल्व हुआ है, मतलब जो लोकसभा ख़त्म हुई है उसके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ख़त्म हो जाएंगे। वो भैया अगर कोई ऐसी हेल्प चाहिए कि राष्ट्रपति को, तो वही हेल्प करेंगे जब तक नए वाले नहीं आ जाते हैं। ठीक है दोस्तों, ये चीज़ें थी इसमें। अब देखिए दोस्तों, एक चीज़ और कि हमारे जो पीएम होते हैं वो राज्यसभा से भी हो सकते हैं, लोकसभा से भी हो सकते हैं। मिनिस्टर राज्यसभा से भी हो सकता है, लोकसभा से भी हो सकता है। जैसे मनमोहन सिंह हमारे राज्यसभा से पीएम बने थे। ठीक है,
तो वही है कि मिनिस्टर या पीएम आप ना लोकसभा से बन सकते हैं और राज्यसभा से भी बन सकते हैं। लेकिन दोस्तों, और चूंकि आप मिनिस्टर बन गए, आप पीएम बन गए, तो आप दोनों सभाओं में बैठ सकते हैं, वहाँ पे जो भी बातें हो रही हैं बातें सुन सकते हैं, अपनी बातें रख सकते हैं, ठीक है। लेकिन आप जो वोट, मैंने बताया ना, कोई बिल होता है तो उसके लिए वोटिंग करनी होती है, वोट आप सिर्फ अपने सदन में देंगे, समझ गए। ये नहीं कि आप राज्यसभा में के मेंबर हैं और मिनिस्टर बन गए हैं तो आप किसी भी, आप लोकसभा में जाके मतलब वो देने लगेंगे, क्या नाम है, वोट देने लगेंगे, ऐसा नहीं होता है, ठीक है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, आर्टिकल 75 का मैंने आपको बता दिया। आर्टिकल 75 में कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करता है। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, समझ लीजिएगा। दे मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू लोकसभा, ठीक है। इसका मतलब वो एक साथ तैरेंगे, एक साथ डूबेंगे, ये इंग्लिश में लिखते हैं स्विम और सिंक टुगेदर, स्विम और सिंक टुगेदर, एक साथ, समझ गए दोस्तों। जैसे मान लीजिए नो कॉन्फिडेंस मोशन लोकसभा में ला दिया गया। नो कॉन्फिडेंस मोशन क्या होता है? नो कॉन्फिडेंस मतलब गवर्नमेंट, मतलब ये मतलब किसी का कॉन्फिडेंस नहीं रह गया इनके पास, मतलब कॉन्फिडेंस मतलब पटल, संसद के पटल पे इनके पास इतने नंबर्स नहीं रह गए हैं, समझ रहे हैं। तो नो कॉन्फिडेंस मोशन जैसे मान लीजिए आ गया, ठीक है, और इनके खिलाफ आ गया और पास भी हो गया, तो दोस्तों क्या होगा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ऐसा नहीं कोई एक, सारा का सारा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रिजाइन करेंगे, चाहे वो लोकसभा से हों चाहे राज्यसभा से, ठीक है, समझ रहे हैं। मान लीजिए लोकसभा में ये पास हो गया नो कॉन्फिडेंस मोशन, तो राज्यसभा वाला भी अपना वो देगा, क्या नाम है, इस्तीफा दे देगा। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल है ना, साथ, एक साथ तैरेंगे, एक साथ डूबेंगे, समझ गए। ये सब चीज़ें हैं। अब दोस्तों क्या है, अब कभी इसका मतलब ये भी ले सकते हैं, जैसे कैबिनेट होता है, कैबिनेट के डिसीजन मानने पड़ते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को। अगर मान लीजिए कोई काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कहता है कि भाई कैबिनेट ने डिसीजन लिया है, मेरे को ये बात पच नहीं रही है, मुझे सही नहीं लग रही है, तो वो चाहे तो इस्तीफा दे सकता है, ठीक है। बी आर अम्बेडकर जी ने इस्तीफा दिया था हिंदू कोड बिल 1953 वाले के केस में। उनको कैबिनेट ने डिसीजन लिया था, उनको नहीं सही लगा था, तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। ऐसे दोस्तों आर्टिकल 45 में एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है, ठीक है, क्योंकि वो कहता है ना कि प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, आपको प्रेसिडेंट को भी खुश करना पड़ता है। इसका मतलब प्रेसिडेंट जब चाहे मिनिस्टर को हटा सकता है, लेकिन हटाएगा कब दोस्तों, हैं। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर सच वैसे का वैसा रहेगा, लेकिन चाहे तो किसी एक मिनिस्टर को हटा दे, लेकिन कब हटाएगा, जब प्राइम मिनिस्टर कहेगा तब, ठीक है दोस्तों, समझ गए। इतनी सी चीज़ें थी इसमें। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या हुआ, लोकसभा राज्यसभा दोनों जगह से इस्तीफा। इंडिविजुअल वाले में क्या होता है, मान लीजिए अभी पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर अभी मोदी जी की है, लेकिन निर्मला सीतारमण को हटाना प्रेसिडेंट चाहे तो हटा सकता है, अगर प्राइम मिनिस्टर करे तो इंडिविजुअल भी हुआ ना, इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तो हुई, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, एक चीज़ होती है हमारे देश में ना, काउंसिल मिनिस्टर की लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती, लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसका मतलब समझिए, जैसे ब्रिटेन में कोई, ब्रिटेन से हम लोग इस सारी चीज़ उठाए ना ज़्यादातर, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट अपना, ठीक है। तो क्या होता है ब्रिटेन में, अगर कोई मतलब किंग ने कुछ भी एक मतलब पब्लिक के लिए कोई लॉ है, उसमें वो मतलब पारित करते हैं ना, तो सारे मिनिस्टर जो हैं वो उसको काउंटर साइन करते हैं, समझ रहे हैं, सारे मिनिस्टर उसको काउंटर साइन करते हैं। लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है। इसका मतलब अगर मान लीजिए वहाँ पे कुछ कहा गया कि ये लॉ तो ख़राब था, ये था वो था, सारे सारे मिनिस्टर लीगली रिस्पॉन्सिबल होंगे इस चीज़ के लिए, क्योंकि उन्होंने साइन कर रखा है। लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं होता है दोस्तों, ठीक है। ये सब चीज़ें थी। अब देख लेते हैं कितने तरीके के मिनिस्टर होते हैं दोस्तों। 3 तरीके के मिनिस्टर हैं। पहला तो कैबिनेट, पहली चीज़ जान दी, कैबिनेट वर्ड मैंने आपको बताया था, इमरजेंसी से पढ़ा था, कहीं नहीं लिखा गया है। 352वें आर्टिकल में वो भी बाद में ऐड किया गया था, समझ रहे हैं दोस्तों। 352वें आर्टिकल में 44वें अमेंडमेंट एक्ट, मैंने आपको बताया था कि कैबिनेट का डिसीजन ज़रूरी होता है। अमेंडमेंट एक्ट 1978 में ये डिसीजन लिया गया था, ठीक है, कि कैबिनेट वर्ड इसमें ऐड किया जाए। अब कैबिनेट वर्ड मतलब का मतलब, उस मतलब क्या लिखा है, उसमें लिखा है कि प्राइम मिनिस्टर और कुछ कुछ ऐसे मिनिस्टर, सारे मिनिस्टर नहीं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर सारे नहीं, कुछ ऐसे मिनिस्टर जो कि मतलब कैबिनेट रैंक के हों, बस ये चीज़ इसमें लिख दी गई।
अब देखिए कैबिनेट मिनिस्टर क्या होते हैं दोस्तों। कैबिनेट मिनिस्टर जो इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियोज होते हैं, जैसे होम मिनिस्ट्री, फाइनेंस मिनिस्ट्री, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री, समझ रहे हैं, इनके जो मिनिस्टर होते हैं इनको कैबिनेट रैंक का माना जाता है। ठीक दोस्तों, और यही मेन डिसीजन मेकिंग बॉडी कौन सी होती है दोस्तों? कैबिनेट होती है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर तो कहने के लिए होती है, क्योंकि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर भैया 545 का 15% हुआ, 60 से 70 मिनिस्टर हुए, वो हमेशा नहीं मिल सकते ना। छोटा मोटा डिसीजन लेना है तो कैबिनेट वाले होते हैं तो 10 15 20, तो ये लोग फटाफट कहीं अपना बैठ के कहीं पर डिसीजन ले लिए, काम खत्म, समझ रहे हैं। और ये इससे क्या होता है कि जल्दी जल्दी ये मिल सकते हैं और जल्दी जल्दी काम कर सकते हैं। अब 70 लोगों को इकट्ठा करना और 15 लोगों को इकट्ठा करने में अंतर होता है। मतलब कहने के लिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एड एंड एडवाइस करते हैं प्रेसिडेंट को, लेकिन मेन एडवाइस कहाँ से आती है दोस्तों? कैबिनेट से। ठीक है, कैबिनेट को बहुत पावर होती है, कैबिनेट ही मेन खिलाड़ी होता है, समझ लीजिए। मेन खिलाड़ी कैबिनेट और प्रधानमंत्री है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर सिर्फ कहने के लिए, नाम के लिए हो गए हैं। तो पहले कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं, दूसरे होते हैं दोस्तों मिनिस्टर ऑफ स्टेट। ठीक है, ये कैबिनेट से नीचे रैंक होती है इनकी। अब देखिए, इनको या तो इंडिपेंडेंट चार्ज दे दीजिए, स्वतंत्र प्रभार, ठीक है। अगर नहीं देते हैं तो वो कैबिनेट वाले की हेल्प करने के लिए होते हैं, मिनिस्टर ऑफ स्टेट। तीसरा होते हैं डिप्टी, इनको स्वतंत्र प्रभार मिल ही नहीं पा, डिप्टी मिनिस्टर जो होते हैं, इन लोगों को स्वतंत्र प्रभार तो मिल ही नहीं सकता। ठीक है, इनको स्वतंत्र प्रभार मिल सकता है और ये इसकी हेल्प भी कर सकते हैं, ये होते ही हैं ऊपर ऊपर के दोनों लोगों को हेल्प करने के लिए। ठीक है, डिप्टी मिनिस्टर जो होते हैं वो ऊपर के दोनों लोगों को हेल्प करने के लिए होते हैं। ठीक है दोस्तों, ये चीज़ है। एक चीज़ और इसमें देख लेते हैं दोस्तों, एक किचन कैबिनेट करके वर्ड है सॉरी, किचन कैबिनेट। किचन कैबिनेट क्या हुआ? किचन कैबिनेट तो अभी मैंने आपको बताया, वही 15 से 20 इंपॉर्टेंट मतलब होम मिनिस्ट्री, फाइनेंस मिनिस्ट्री, ये सब जो मिनिस्ट्री होती हैं आपकी इंपॉर्टेंट जो होती हैं, उनके मिनिस्टर्स को कैबिनेट मिनिस्टर कहते हैं। किचन कैबिनेट में क्या होता है दोस्तों? प्राइम मिनिस्टर उसका हेड होगा कैबिनेट का, ठीक है। और इम्पॉर्टेंट मेंबर्स, इम्पॉर्टेंट लोग, मतलब जैसे प्राइम मिनिस्टर को विश्वास है भैया, जैसे मोदी जी को अमित शाह जी पे बहुत विश्वास है, ठीक है, ऐसे 5 6 7 8 चाहे 10 लोगों का एक समूह को किचन कैबिनेट कहते हैं, जिस पे मतलब ज़रूरी ना हो कि वो कैबिनेट के हों, कोई बाहर का आदमी भी हो सकता है दोस्तों। इसमें ज़रूरी नहीं है कि उसमें मतलब प्रधानमंत्री के कोई दोस्त भी हो सकते हैं। ठीक है, तो समझ लीजिए अब ये कैबिनेट से भी ज़्यादा स्ट्रांग कौन हुआ? किचन कैबिनेट, क्योंकि इसमें भैया प्रधानमंत्री को जितने लोग राय देने वाले हैं वो भाई साहब एकदम उनके क्लोज होंगे, वही राय देंगे। ठीक है, तो ये कैबिनेट से भी बड़ी स्ट्रांग चीज़ हो गई किचन कैबिनेट। इंदिरा गांधी किचन कैबिनेट थी। ठीक है, अब दोस्तों देखिए, एक यहीं पे मैं बताते चल रहा हूँ, एक होता है शैडो कैबिनेट। शैडो कैबिनेट, अब दोस्तों शैडो कैबिनेट क्या हुआ? बहुत आप बस सोचिए, आप समझ जाएंगे। कैबिनेट तो समझ गए, शैडो यानी उसकी परछाई, यानी जो अपोजिशन पार्टी हमारी होती है, समझ रहे हैं, जो अपोजिशन पार्टी है पार्लियामेंट में, उसके कुछ चुनिंदा मतलब लोग या लीडर्स, समझ रहे हैं, जैसे उनके भी 10 12 लीडर जो कि डिसीजन लेते हैं कि भाई अपोजिशन में ऐसे करना है, वैसे करना है, ये करना है, वो करना है, वो शैडो कैबिनेट हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए यहाँ ख़त्म होता है आपका प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। अब चीफ मिनिस्टर के बारे में देख लिया जाएगा, उसके बाद कुछ बचा नहीं है। अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल पढ़ा दिया जाएगा, कैग बता देंगे। मेन आपका पार्लियामेंट आएगा यहाँ पे, और वहाँ पे विधानसभा विधान परिषद आएगा। ठीक है, उसके बाद जितने कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है उसके बारे में देख लिया जाएगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू।